गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एल्काइल हैलाइड्स में होते हैं, दे कैन प्रोसीड बाय two mechanisms: substitution nucleophilic bimolecular and substitution nucleophilic unimolecular reactions. Bimolecular reactions में rate of reaction है, it depends upon concentration of two reactant species, इसलिए ये second order reaction है। इसका रेट एल्काइल हैलाइड और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसके लिए रेट इक्वेशन हम लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो इन शॉर्ट हम इसको SN2, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 फॉर बायोमोलिकुलर लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन जो है एक सिंगल स्टेप में हो जाता है। स्टेप को कंसर्टेड स्टेप कहते हैं और इस दौरान सिंगल स्टेप में ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो एल्काइल हैलाइड में ब्रोमाइड ग्रुप जो है या हैलाइड ग्रुप जो है वो ज्यादा स्पेस खींचता है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पे अटैक करेगी। ये पोलर बॉन्ड है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इस नेगेटिव चार्ज इसको सीक करता है, बैक साइड से ये अटैक करेगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें OH बॉन्ड बन रहा है और C और Br के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो क्योंकि एक ही स्टेप में बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों हो रहे हैं, इस तरह के रिएक्शंस को कंसर्टेड रिएक्शन कहते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट में इट कैन बी considered with the help of these three groups being considered as the spokes of a wheel, and these two on the axle, on the opposite side of axle. तो ये एक व्हील के 3 स्पोक्स हैं और ये एक्सिल का एक्सट्रीम एंड एक तरफ OH और दूसरी तरफ Br। ये वाली ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है क्योंकि इसमें कार्बन 5 बॉन्ड्स जो है बना रहा है, इसलिए ये तुरंत ही नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक कर जाती है। ब्रोमाइड आयन लीव कर जाएगा एज अ लीविंग ग्रुप और ये आपका अल्कोहल बन जाएगा। ये अल्कोहल की ज्योमेट्री जो है वो जो हैलाइड की ज्योमेट्री है उसके इनवर्स होती है, इस वजह से इस प्रोसेस को इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होता है उतना ही ये रिएक्शन फास्ट होता है। तो एज अ जनरल रूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी होगी जब आपका जो ग्रुप लीव कर रहा है वो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को ले जा सके अपने साथ। तो रिलेटिव ईज एट विच द लीविंग ग्रुप कैन बी डिस्प्लेस्ड विल डिसाइड द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। और लीविंग ग्रुप वो ज़्यादा अच्छा होता है जो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से अकोमोडेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अमंग द हैलाइड्स आयोडाइड आयन सबसे बड़े साइज का है, नेगेटिव चार्ज को अच्छे से अकोमोडेट कर सकता है, इसलिए इट इज़ द बेस्ट लीविंग ग्रुप। एंड फ्लोराइड आयन जो स्मॉल साइज का है, इट इज़ द पुअर लीविंग ग्रुप। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, तो मिथाइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा होते जाते हैं रिएक्टिविटी कम होती जाती है। प्राइमरी हैलाइड्स से कम रिएक्टिविटी सेकेंडरी हैलाइड्स की होगी और टर्शियरी की सबसे कम होगी टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बल्की ग्रुप्स हैं दे प्रोवाइड हिंड्रेंस टू द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स द कार्बन एटम। 3 ग्रुप सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इस केस में SN2 मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। इस वजह से मिथाइल हैलाइड अगर इनका रिलेटिव रिएक्शन रेट देखें तो प्राइमरी हैलाइड के मुकाबले मिथाइल हैलाइड जो है 30 टाइम्स ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है और टर्शियरी हैलाइड बहुत ही धीरे से रिएक्ट करता है। लेकिन यहाँ जो नियोपेंटाइल क्लोराइड है इसका प्राइमरी ग्रुप ही इतना ज़्यादा बल्कि है कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में 2 मिथाइल ग्रुप्स सेकेंडरी क्लोराइड होने के बावजूद नियोपेंटाइल क्लोराइड वाला रिएक्शन 2500 टाइम्स स्लो होता है देन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि एक सिंगल बड़ा सा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो बैक साइड अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल को 2 ग्रुप से भी ज़्यादा हिंडर करता है। दूसरी तरह का जो
मैकेनिज्म है दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. तो रिएक्शन बिटवीन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो ऐसा इसलिए होता है कि इस केस में रिएक्शन रेट जो है डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वन स्पीशीज ओनली. तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहलाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है. फर्स्ट स्टेप में जो पोलराइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड है उसकी क्लीवेज होती है, स्लो क्लीवेज होती है, और कार्बोकेटाइन और हेलाइड आयन बनते हैं. हेलाइड आयन अलग हो जाएगा और कार्बोकेटाइन बनेगा. दिस रिएक्शन इज अ स्लो स्टेप. और सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकेटाइन पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगी और एज अ रिजल्ट अल्कोहल बनाएगी. OH नेगेटिव इस पॉजिटिव कार्बन पे जाके अटैक करेगा और अल्कोहल बनाएगा. ये रिएक्शन जो है इट इज फैसिलिटेटेड बाय द प्रोटिक सॉल्वेंट्स, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट्स सॉल्वेशन अच्छे से करते हैं और आयंस को एक दूसरे से दूर करने में हेल्प करते हैं. और पहला स्टेप स्लो होता है इसलिए रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है. इस स्टेप में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट स्पीशीज है जिस पे रेट डिपेंड करता है, इसलिए जो SN1 मैकेनिज्म है इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली. तो प्रोटिक सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में ये स्टेबलाइज होता है रिएक्शन. इस रिएक्शन में देखने वाली बात है कि क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन अपने आप को ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करने के लिए रीअरेंजमेंट कर देता है. फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में ब्रोमाइड आयन जब जाएगा तो एक कार्बोकेटाइन इस तरीके से बनेगा. ये ब्रोमाइड आयन गया तो ये कार्बोकेटाइन बना जो कि सेकेंडरी है. लेकिन अगर यहाँ से हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो जाए इधर तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बन सकता है. तो ये रीअरेंजमेंट हो जाती है, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है, इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं. यहाँ से H उठ के इधर आ जाएगा सो दैट कार्बोकेटाइन सेकेंडरी से अपने आप को टर्शरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि टर्शरी सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होता है. इस तरह की शिफ्ट को 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं. और फिर नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगी और इधर अटैच होगी और इस तरह से 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol विल बी मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन एंड द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol विल बी ओनली इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. तो हमारा जो एल्काइल हैलाइड है वो डिपेंडिंग अपॉन कि SN1 से प्रोसीड करता है कि SN2 से प्रोसीड करता है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा. SN1 से 2 प्रोडक्ट्स बनाएगा जिसमें से एक माइनर होगा और एक मेजर होगा, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट होती है. लेकिन SN2 मैकेनिज्म में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा जो कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, जबकि SN1 में एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कम अमाउंट में बनता है. इसी तरह जब 3 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन जो है इसको हम ट्रीट करते हैं अंडर कंडीशंस हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ. तो SN1 मैकेनिज्म से जब ये प्रोसीड करता है तो पहले ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा, लेकिन ये पहले सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा लेकिन अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करने के लिए मीथाइल जो है, क्योंकि यहाँ पे बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो इस बार मीथाइल शिफ्ट हो जाएगा ताकि ये टर्शरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सके. और फिर न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगी और ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol मेजर प्रोडक्ट बनाएगा. तो न्यूक्लियोफाइल इस स्टेज पे भी यहाँ आ सकती थी, लेकिन क्योंकि रीअरेंजमेंट से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है इसलिए पहले ये रीअरेंज होता है और फिर न्यूक्लियोफाइल नए ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पे अटैच होता है. तो इस तरह से SN1 मैकेनिज्म में रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हेलाइड्स टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर उससे कम सेकेंडरी, फिर उससे कम प्राइमरी और मिथाइल सबसे कम. तो अगर हम कंपैरिजन करें तो SN2 मैकेनिज्म में ये सब यहाँ पे रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है टुवर्ड्स मिथाइल हैलाइड, जबकि SN1 में टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है. तो अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ने रिएक्ट करना है तो वो प्रिडोमिनेंटली SN2 मैकेनिज्म से करेगी, और टर्शरी ने करना होगा तो वो SN1 से करेगी, और सेकेंडरी जो है वो इससे भी कर सकती है, इससे भी, या दोनों से भी कर सकती है. ये डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और
सॉल्वेंट कैसा है। अब प्राइमरी एलाइलिक और प्राइमरी बेंजेलिक हैलाइड्स जो हैं इनकी रिएक्टिविटी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स से ज़्यादा होती है, क्योंकि इन केस में रेजोनेंस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देती है। एलाइल में ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर जाके पॉजिटिव चार्ज को इधर डिस्पर्स कर देते हैं, तो दो स्ट्रक्चर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग बनते हैं जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। इसी तरह बेंजाइल में भी जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से डिस्पर्स होके यहाँ, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से 5 स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसमें डिस्पोजल ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से स्टेबिलिटी आती है। इसलिए बेंजाइल और एलाइल प्राइमरी हैलाइड्स जो हैं ये प्राइमरी नॉर्मल एल्काइल हैलाइड से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Like the video, please do share and subscribe.